आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी देख रहे होंगे। ये कॉपी है अरविंद प्रताप सिंह की, जो 2017 में यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं और इनकी रैंक 161वीं थी और ये हिंदी मीडियम से थे। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि जो यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, इनकी कॉपी को देखकर आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं, एक रोड मैप बना सकते हैं और आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। ये निबंध की कॉपी है, ऐसी की कॉपी है। और आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी में 250 नंबर का निबंध का पेपर रहता है और मेरिट बेस पेपर है निबंध का। याद रखिएगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर भी जुड़ते हैं। और निबंध की तैयारी को गंभीरता से लेना है आपको और प्रैक्टिस करती रहनी है, तैयारी करती रहनी है। जो लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं ना, उनके आप देखते हैं कि कितने 20, 30, 40 नंबर आ जाते हैं। और जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनके आप देखिए 160 नंबर, 150 नंबर, 170 नंबर तक आ जाते हैं 250 नंबर में से। और ये बात आप लोग जानते हैं कि एक एक नंबर की कीमत होती है यूपीएससी में। एक नंबर आपकी रैंक बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, निबंध की अगर हम लोग सिलेबस की बात करें ना, तो यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है उसे अगर आप लोग देखें तो इसमें बस आप देखते हैं कि 3 लाइनें दे दी गई हैं। उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा, इतना कहा गया है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई अलग से सिलेबस नहीं है निबंध का। आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, संपादकीय पाठ पढ़ते रहते हैं, सामान्य जो मुद्दे रहते हैं उन पर एक सामान्य समझ आप लोग रखते हैं, वही आपकी निबंध की तैयारी हो गई। बस आप लोगों को लिखने की कला आनी चाहिए। और एक कला कैसे आएगी? आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे। और निबंध का अगर प्रश्न पत्र आप लोग देखें तो 2 भागों में रहता है, एक मूर्त और अमूर्त। यानी कि आप देखते हैं कि 125-25 नंबर के 2 निबंध आपको लिखने होते हैं, ये आप जान लीजिए। और आप देखते हैं प्रत्येक भाग में दिए गए 4 विकल्पों में से एक एक विकल्प का चयन करते हुए कुल 2 निबंध लिखने होते हैं और प्रत्येक 125 नंबर का रहता है। और प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित शब्द सीमा रखी गई है 1000 से 1200 शब्द में। यानी कि एक जो पहला निबंध वो भी 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होगा और दूसरा जो निबंध होगा वो भी 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होगा। ये अरविंद प्रताप सिंह हैं, जिनकी कॉपी हम लोग देख रहे हैं, भी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, एक निशांत जैन की किताब है, उसे भी आप लोग ले सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं आप लोग निबंध की तैयारी के लिए। और न्यूज़पेपर पढ़ना है आप लोगों को, संपादकीय हिस्सा खासकर जरूर ध्यान रखना है। डिबेट जो होती रहती है ना सामान्य मुद्दों पर, उन्हें भी देखा करिएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, याद रखिएगा। और जब आप लोग निबंध लिखना शुरू करते हैं, निबंध के बाद पेपर को देखते हैं, तो जो टॉपिक आप लोग चुनते हैं उसमें आप देखते हैं कि सोच विचार के चुना करिएगा। और जो टॉपिक आपको लगता है कि 1000 से 1200 शब्द आप उस पर लिख सकते हैं, उसी टॉपिक को चुनना है जो आपको पसंद हो, जिसके बारे में जानकारी हो। और जब आप टॉपिक चुन लेते हैं ना, विषय चुन लेते हैं ना, तो उस टॉपिक पर आपको केंद्रित रहना है, टॉपिक के इर्द गिर्द ही रहना है और लिखना है, भटकना नहीं है उससे। ठीक है? पैराग्राफ में लिखना है, निबंध पॉइंट में ना लिखिएगा। सभी पहलुओं को कवर करना है 360 डिग्री, समझ रहे हैं आप लोग? बैलेंस बनाकर लिखना है। और रूपरेखा में आप देखते हैं कि कोई कोट्स मिल गया, कोई आप देखते हैं पंक्तियां हैं, इनका भी उल्लेख कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने वो पंक्तियां लिखी हुई है, कही हुई हैं, उनका भी उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि इंट्रो होती है, फिर मेन बॉडी होती है, फिर आप देखते हैं निचोड़ होता है लास्ट में। सब शब्द सीमा का भी ध्यान आपको रखना है, ये भी याद रखिएगा। अब आपको बताया ना कि 250 नंबर का रहता है और देखिए 3 घंटे का समय मिलता है इसके लिए। जो आपका माध्यम रहता है, ये परीक्षा का माध्यम हिंदी है तो हिंदी में ही लिखेंगे ना। और ये अनुदेश जो दिए रहते हैं इन्हें पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपका हिंदी मीडियम है, आप लिखने लग जाए किसी और मीडियम में, तो कहाँ से नंबर मिलेंगे? प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए, 1000 से 1200 शब्दों के बीच में होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को आप लोग इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है? अब इसमें आप देखिए,
खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे, 125-25 नंबर के। इसमें खंड ए है, आप देखेंगे सेक्शन ए में, इसमें आपको 4 विषय दिए गए हैं। पहला विषय कह रहे हैं कि समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा विषय है इसमें कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तीसरा है यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन आप यदि पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। और इसमें आप देखेंगे कि जो चौथा विषय है, विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। तो इन 4 को आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। यानी कि देखिए इन्होंने पहला विषय चुना हुआ है इसमें, और देखिए इन्होंने शुरुआत किस तरह से की हुई है। सहनावतु सहनो भुनुक्तु सह वीर करवाव तेजस्सु नाव धीत अस्तु या विद्वसाव है। ये आप देखेंगे कि संस्कृत की कोई पंक्ति है उससे इनका उल्लेख कर दिया, और भाई मेरी संस्कृत तो बहुत बुरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, आप इसका अर्थ जरूर बता सकते हैं। भोजन मंत्र के अर्थ को और स्पष्ट करें। आप देखिए इन्हें सुझाव यहाँ कॉपी चेक करते हैं ना, इसीलिए कहता हूँ आपसे कि मॉक टेस्ट आप लोग दिया करिएगा। कॉपी चेक होती है तो आपकी जो कमियां रहती हैं उसके बारे में बताया जाता है। हम साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ वीरता के कार्य करें, एक दूसरे से ईर्ष्या न करते हुए तेजस्विता को प्राप्त करें। और आप देखेंगे कि जब प्राचीन भारतीय संस्कृति में एकता, संगठन और समन्वित प्रयत्नों के महत्व को रेखांकित किया जा रहा था, तो संभवतः उन मनीषियों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 21वीं सदी का भारत कितनी विविधताओं से भरा होगा। आज हम देखते हैं कि धर्म, भाषा, रंग, खान पान, पहनावे से लेकर आप लेकर विचार, विश्वास और अध्यात्म तक विविधताओं से भरे हुए हैं। सच्चे अर्थों में तो सहनो भुनक्तु आप देखते हैं कि भावना की जरूरत तो है। इस देश को आज समझ में आई है, और इतिहास के विकास क्रम में जैसे जैसे इस देश की विविधता बढ़ती गई, वैसे वैसे समन्वय की जरूरत भी बढ़ती गई। इस अर्थ में यह बात सर्वांग सिद्ध है कि समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, और जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। भूमिका को और प्रभावी लिखें। देखिए इन्हें सुझाव दिया गया है, और अगर आप देखिए जो इन्हें सुझाव दिए जा रहे हैं ये भी इन्होंने पूरे किए होते तो और अच्छे नंबर इन्हें मिलते, और अच्छा निबंध इनका माना जाता है। इस सत्य को समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास के 2 सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलनों को ध्यान करना होगा। भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम। भक्ति आंदोलन के समय भी भारत में महान उद्वेलन का समय था। तुर्क, अफगान, ईरानी आदि नई जातियां प्रवेश कर रही थीं, और भारत के देसी राजा राजनीतिक लड़ाई हार चुके थे। ऐसे समय में कबीरदास ने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव को व्यर्थ बताया, और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। ये आप देखिए कि जिस तरह से हमारे बीच आपसी मतभेद थे, और आप देखते हैं कि लंबे समय तक हमारे ऊपर दूसरों ने राज किया, जब हम लोग एक होने लगे तब जाकर हमें आज़ादी मिली। और तुलसीदास ने उस सत्य की ओर संकेत किया जो सभी धर्मों का सार है। फरहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये देखिए इन्होंने पंक्तियों का उल्लेख कर दिया ना। अनेकता में एकता की यह भावना ही स्वाधीनता आंदोलन की शक्ति का स्रोत बनी, और जब जब समन्वय में कमी हुई आंदोलन कमजोर पड़ गया। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी, नेहरू, पटेल, बोस के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट और आप देखेंगे अरुणा आसफ अली और स्वर्ण सिंह ने कंधे से कंधा मिलाकर वह हासिल किया जो लगभग अकल्पनीय था। सत्य, अहिंसा के साथ साथ धार्मिक और जातिगत सांप्रदायिक सद्भाव पर हमारे नायकों का इतना जोर इसलिए था कि वे भविष्य के भारत को बेवजह के झगड़ों में फंसकर टूटकर बिखरते नहीं देखना चाहते थे। और आप लोग अगर निबंध लिखना शुरू कर रहे हैं ना, तो इसी को आप लोग, मैं कहता हूं कि कॉपी करके लिखिए, अभी लिखना शुरू करिए। एक जगह आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना आ जाना चाहिए, बाद में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और आप देखिए आज इस भावना को बचाएं और
जिलाएं रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बाहरी आक्रमण और खतरों के समय तो स्वाभाविक रूप से समाज एक हो जाता है, पर समाज की असली परीक्षा तो समन्वित प्रयत्नों के माध्यम से आपसी अंतर विरोधों का हल निकालने में ही होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता और स्पष्ट करें, ये कहा जा रहा है। आज आप देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र की जरूरत है कि हम इस एक के भाव को टूटने ना दें। हमारा इतिहास और संविधान हमसे इतनी अपेक्षा तो करती ही है कि हम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किए गए संघर्षों को अपने स्वार्थों की बलि ना चढ़ा दें। जैसे जैसे हम एकता के भाव को कमजोर होने देते हैं, वैसे वैसे पुरानी समस्याएं तो सिर उठाती ही हैं और रोज नई नई आपदाएं भी उजागर होने लगती हैं। पिछले कुछ बरसों से रह रहकर लव जिहाद, गौवध, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ह्रास, सहिष्णुता के अभाव, नस्ल भेदभाव, क्षेत्रीय आधार पर हिंसा, तर्कवादियों की हत्या और राजनीतिक विद्वेष की घटनाएं इस देश के मानस को व्यथित करती रही हैं। और ये समस्याएं अलग अलग सामाजिक पहचानों के मध्य ही हो ऐसा नहीं है। जब आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हो रहा होता है तो व्यक्तिगत स्वार्थवश जातिगत संघर्ष और सिया सुन्नी विवाद प्रारंभ हो जाते हैं। यानी आप देखेंगे यानी कि एक रुके तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है एक तरह से। अब आप देखिए भारत की वर्तमान परिस्थितियों को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहे हैं, करना चाहिए और इस देश की ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा इन्हीं विवादों को एक तरह से आप देखते हैं कि शामित करने में खर्च हो जाता है। और ऐसे में हम विश्व महाशक्ति के स्वप्न को साकार करने में रुचि रखते हों तो यह अपने आप को भ्रम में रखने जैसा है। जब तक हम मुजफ्फरनगर, दादरी, मुंबई की हिंसा में व्यस्त हैं, यह स्वप्न ही बना रहने वाला है। इसी समस्या को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने सीधा सा मंत्र दिया था कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो तुम अपने साथ चाहते हो। आत्मान पितिकुलानी परेशान ना समाचारित महाभारतकार की यह सीख ही समन्वय और सहिष्णुता की भावना का सार है। वस्तुतः भारत में एकता के अभाव से हमारी सामाजिक संरचना की न सिर्फ पुरानी दरारें उभर आती हैं बल्कि हमें नई नई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और हाल में आप देखते हैं कि ग्रामीण भारत और कृषक वर्ग में शहरी भारत के प्रति विद्वेष देखा जा रहा है। मंदसौर की घटना में हो या फिर जंतर मंतर पर अनगन अवस्था में आप देखते हैं कि प्रदर्शन करने तमिलनाडु के किसान दोनों इसी विद्वेष के परिचायक हैं। और महिलाओं के प्रति आप देखिए होने वाली हिंसा हो या फिर नक्सलवाद, कश्मीर, उत्तर पूर्व की समस्याएं, या दोनों छोर इस एकता के अभाव से ही उपजते हैं। भारत की समृद्धि के संदर्भ में समन्वय और स्पष्ट करें एक तरह से आप देखेंगे। और एकता के अभाव का अर्थ यह है कि हम सभी अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित हैं और हम में एक देश एक राष्ट्र का प्रतिनिधि होने का भाव नहीं है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने जैसे फैसले देखने को मिलते हैं, और जबकि ऐसा कोई भी भावना बाहरी दबाव से पैदा नहीं की जा सकती है। हमें एक ऐसी भावना को आंतरिक रूप से प्रेरित करना होगा और जिसमें प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस विराट परिवार का सदस्य माने। और आप देखिए जैसे परिवार के सभी सदस्यों की विशेषताएं एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी सहयोग और बलिदान की अद्भुत भावना सभी में विद्यमान रहती है, वैसे ही इस देश को भी आज उसी भावना की जरूरत है। और संभवतः ऐसे ही विचार ने इस सुभाषित को जन्म दिया होगा, अनिजा परोवेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरितान तु वसुधैव कुटुम्बकम। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा, धर्म, अर्थ के विवादों और दूसरों को ना पाठ पाने के कारण ही कई देश विखंडित हो गए हैं। बाल्कनाइजेशन की इस प्रवृत्ति के शिकार यूगोस्लाविया से लेकर आप देखते हैं कि भूतपूर्व सोवियत संघ, पाकिस्तान, सूडान जैसे देश हो चुके हैं। और भारत जिसके बारे में प्रलय की भविष्यताओं ने 1947 में आप देखिए ही खंड खंड हो जाने की भविष्यवाणी की थी, वह आज भी अक्षुण्ण है। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं, हमारी सदियों रहा दुश्मन दौर जहां हमारा। बहुत सारे अंग्रेजों ने, बहुत सारे लोगों ने आप देखिए कह दिया था कि भारत एक नहीं रह पाएगा, खंडों खंडों में विखंडित हो जाएगा। बहुत सारी रियासतें थी आप देखते हैं, और अलग अलग देश बनने के ख्वाब भी देख रही थी हर कोई। हम बार बार इस तत्व को भी ध्यान करने की जरूरत है कि आज़ादी के बाद से विभाजन की हिंसा, तीन युद्धों, बगावत, भाषागत आधार पर राज्यों की मांग, मणिपुर, नागालैंड समस्या, पंजाब में अलगाववाद, तमिल पृथकवाद, भूमिपुत्र की अवधारणा, धार्मिक वैमनस्य और आप देखिए जातिगत हिंसा जैसे कितनी बाधाओं को इस देश ने सहिष्णुता और विविधता में एकता
के एहसास से ही पार किया है। सामाजिक कुरीतियों के अंत और संवैधानिक सर्वोच्चता की और चर्चा कर सकते हैं, यहाँ करना चाहिए। और इसीलिए आज ज़रूरत है कि समन्वित प्रयत्नों से एक दूसरे के दुख सुख बांट कर, एक दूसरे के संघर्षों में साथ देकर हम एक देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले कर चलें। इसके लिए सबसे पहले तो हमें उन मुद्दों की पहचान कर जागरूकता अभियान चलाना होगा, और आप देखते हैं कि चलाना होगा जो वास्तविक अर्थ में पूरे देश के शत्रु हैं। आर्थिक असमानता, रोग, कुपोषण, अशिक्षा, वित्त सत्ता, कृषकों की दयनीय स्थिति, खराब अवसंरचना और पिछड़ापन सभी के समान शत्रु हैं। यह समझना और समझाना बहुत मुश्किल नहीं है कि पोलियो धर्म देखकर नहीं फैलता और इंसेफ्लाइटिस से किसी एक जाति के बच्चे ही नहीं मरते। हमें उन सभी दुष्प्रचारों को समाप्त करना होगा जो इन वास्तविक यथार्थ मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। समाज में लचीलेपन के आविर्भाव को स्पष्ट करें, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, चलिए अच्छी बात है। आज हम क्रय शक्ति समानता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अंतरिक्ष में आप देखिए पीएसएलवी, जीएसएलवी के साथ कार्यजनिक इंजन हो, या फिर सूचना तकनीक तंत्र की सफलता, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता हो, या फिर पोलियो पर विजय, योग का निर्यात हो, या फिर लोकतंत्र का उदाहरण बनना हो, भारत ने इन लक्ष्यों को समन्वित प्रयत्नों के माध्यम से ही प्राप्त किया है। अब अगर विश्व शक्ति बनने के साथ साथ गांधी और अम्बेडकर के उन सपनों को साकार करना चाहते हैं, जहां राजनीति के साथ साथ आप देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक समानता भी प्राप्त हो, और पंक्ति के आखिरी आदमी को भी स्वराज की प्राप्ति हो, तो हमें पुनः उसी भावना को जीवित करना होगा जो सहिष्णुता, समन्वय और एकता का अभाव, वाद विवाद और संवाद की गुंजाइश हो, एक देश के नागरिक होने का बोध हो, पर्यावरणीय कारणों के संदर्भ में समन्वय को और स्पष्ट करें। देखिए, इन्हें सुझाव दिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। संगच्छद संबद्धो सा वो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे सजानाना उपासते। ये आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि मेरी संस्कृत तो बहुत बुरी है भाई, अब आप लोगों की हो तो आप अर्थ बता सकते हैं इसका। 51 नंबर दिए गए, देखिए इन्हें 125 में से इन्हें 51 नंबर मिले, ठीक है। अब आप देखिए खंड बी है ये, और इसमें भी आप लोगों को 4 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन एक तरह से देखने को मिल रहे हैं इसमें। एक राष्ट्र एक निर्वाचन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफी चर्चा में भी बना हुआ है। और इस पर मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए तो दृष्टि आईएएस जो दिव्य कीर्ति सर है ना, उनकी क्लास है, उसे जरूर देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि अगर निबंध पूछा जाएगा, आंसर राइटिंग के लिए लिखने के लिए कहा जाएगा आंसर, तो आप बहुत बेहतर लिख पाएंगे उस क्लास को देखने के बाद। भारत में डिजिटल अंतराल, ग्राम रूपांतरण में अवरोधक, कायांतरित भारत, नवीन भारत, निष्ठावान पड़ोसी, दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट है। ये 4 टॉपिक दिए गए, 4 विषय दिए गए, इनमें से एक चुनना है, इन्होंने तीसरा चुना है, कायांतरित भारत, नवीन भारत। अब आप देखिए इंग्लिश की इन्होंने एक पंक्ति लिख दी है और उनका नाम लिख दिया, जिनकी पंक्ति रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके काम करने की मेज पर ये पंक्तियां हाथ से लिखी पाई गई थी। आखिर वो कौन सी जिजीविषा होती है जो राष्ट्र निर्माताओं को कठिन से कठिन समय में भी ऊर्जा से भरे रखती है। जब नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को नीति से साक्षात्कार की घोषणा की तो वे किस भारत का स्वप्न देख रहे थे? और आज जब निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2017 को नवीन भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, तो उनकी परिकल्पना के तत्व क्या क्या है? अर्थात कायांतरित भारत, नवीन भारत में कायांतरण और नवीनता का अर्थ क्या है? इन विषयों की पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही विषय पर सम्यक विचार किया जा सकता है। देखिए यहाँ आप देखिए, भारत के संदर्भ में प्राचीन काल से हो रहे लगातार परिवर्तनों को और स्पष्ट करें, औपनिवेशिक काल से स्वतंत्रता की ओर। वस्तुतः एक राष्ट्र के जीवन में 60 वर्ष की अवधि बहुत बड़ी नहीं होती है, और इन 60 वर्षों में इतिहास का कालचक्र बड़े तेजी से घूमा है। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे, तो एक तरफ हमें विभाजन की त्रासदी को झेलना पड़ा था, और दूसरी तरफ विकास के पथ पर सरफट दौड़ने की इच्छा भी बलपती थी, और राज्यों का पुनर्गठन हो और भूमि सुधार हरित क्रांति से चलते हुए आज हम उदारीकरण के दौर में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। एक देश के तौर पर यह स्वाभाविक है कि जब हम नई ऊंचाइयों का सामना कर रहे हैं,
तो उनके लिए नए नए उत्तर भी तलाशे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुनौतियों के स्वरूप में विशेष अंतर न आने के बावजूद भी जब हम एक पीढ़ी का अंतराल स्वाभाविक रूप से गुजर जाता है तो नए उत्तरों की खोज असंभावी हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब आधुनिकता की ओर अग्रसर, ये आप देखिए सुझाव दिया जा रहा है, करिएगा। और इन सभी दृष्टियों से देखें तो जब 2047 में हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब यह यक्ष प्रश्न हमारे सामने होगा कि 100 वर्षों की यात्रा में हम कितना गांधी के स्वराज या अंबेडकर की सामाजिक आर्थिक समानता समता के सपने के समीप आए हैं। हम एक आशावान उत्तर दे सकें, इसके लिए हमें अभी से आप देखेंगे प्रयास करने की आवश्यकता है। और आप देखिए हाल ही में हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के 25 वर्ष भी पूरे किए हैं और बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका की पुनर्खोज जरूरी हो गई है। आज भारत के सामने संकट दोहरा है, वैश्विक समाज की ओर से भी और आंतरिक भी। वैश्विक दृष्टि से देखें तो 2008 की मंदी के बाद से पश्चिमी देशों में स्वार्थ साधन की प्रवृत्ति बढ़ी है। अमेरिका के जलवायु समझौते से हटना, संरक्षणवाद, ब्रेक्जिट, फ्रांस से लेकर स्वीडन तक दक्षिण पंथियों का भार हो, या फिर आप देखिए सीरिया, ISIS, इन सभी ने वैश्वीकरण के पहियों को उल्टा घुमा दिया है। आंतरिक रूप से भारत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैचारिक सभी क्षेत्रों में उद्दलित भी है और आकांक्षावान भी है। इस रूप में कायांतरित और नवीन भारत का मेरा सपना एक ऐसे भारत का है जो आप देखेंगे परंपरा और प्रगतिशीलता के समन्वय से उपजे हैं। आर्थिक रूप में यह समन्वय कृषि और उद्योग, ग्राम और शहर विकास और पर्यावरण के समन्वय में देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में आज मुख्य चुनौती रोजगार सृजन की है। उद्योग क्षेत्र रोजगार सृजन में अभी सक्षम नहीं है और सेवा क्षेत्र के योग कुशलता सभी को देना संभव नहीं है। फिर सेवा क्षेत्र की अपनी सीमा भी है। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र का संकट और गहरा हो गया है और प्रतिवर्ष आप देखते हैं कि 10 से 15 हजार किसानों की आत्महत्या डरावनी प्रतीत होती है। ये आप देखिए तकनीक की विकास और धर्म से समन्वय के संदर्भ में और चर्चा करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। ऐसे में नवीन भारत को खाद्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को आधार बनाना चाहिए। जनसांख्यिकी लाभांश की दृष्टि से स्किल इंडिया मिशन के साथ साथ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया आदि के माध्यम से उपयुक्त चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। और आप देखते हैं कि पर जरूरी है कि विकास को अलग अलग खांचों में देखने से बचा जाए। उदाहरण के लिए कृषि उद्योग को प्रतिस्पर्धी नहीं अपितु पूरक के रूप में देखा जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध होगा। और इसी प्रकार आप देखिए राजनीतिक क्षेत्र में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर इस परिवर्तन का आगाज किया गया है। सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा इस नए भारत का सार होगी, पर इसके लिए CBI प्रवर्तन निदेशालयों के दुरुपयोग से बचना होगा और राज्यपालों को संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार कार्य करना होगा। नवीन भारत के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि भ्रष्टाचार का समूल विनाश हो। भ्रष्टाचार को समाप्त किए बिना कायांतरण की यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। परिपक्व लोकतंत्र के रूप में और स्पष्ट चर्चा करें। नोटबंदी, कैशलेस अर्थव्यवस्था हो और आप देखते हैं कि प्रोत्साहन और निर्वाचन सुधारों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किया गया है। इन प्रयासों को आगे ले जाने की आवश्यकता है। नवीन और कायांतरित भारत के लिए यह भी राजनीतिक रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए कर्तव्य का पालन करे और संसाधनों में हो रहे लगातार परिवर्तनों की ओर चर्चा करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। नवीन भारत के लिए सबसे आवश्यक होगा कि वह सामाजिक आर्थिक समता के लक्ष्य के अधिक से अधिक समीप पहुंचे सके और यह महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, भेदभाव को समाप्त कर एक लैंगिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। और सामाजिक रूप से आप देखिए कायांतरण के लिए भारत को धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषागत भेदभाव को भुलाकर रोग, असमानता, कुपोषण, अशिक्षा जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। नवीन भारत के लिए यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा चुनौतियां पेश करने वाला साबित हो सकता है। और आप देखते हैं कि पर्यावरणीय परिवर्तनों की ओर चर्चा करें, ये सुझाव दिया जाए। ऐसे में आज समय आ गया है कि हम नवीन भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करें। परंपरागत प्रणालियों को आधुनिक समय के अनुसार ढालकर विश्व में अपने योग्य स्थान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। और देखिए इन्हें 47 नंबर दिए गए, 125 नंबर में से इन्हें 47 नंबर दिए गए। इस तरह से आप देखिए 250 नंबर में से इन्हें कितने नंबर मिले हैं? 98 नंबर दिए गए। कितने? 98 नंबर दिए गए हैं।
चलिए, तो आप लोग शुरुआत करिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और देखिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। मैं तो चाहता हूं कि आपकी कॉपी भी आगे मैं किसी को दिखाऊं और आपका भी उदाहरण दे सकूं। तो इतना करिए और मेरी तरफ से 100% आपको क्या है, शुभकामनाएं हैं। अब 100% आपको मेहनत करनी है।